वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जो सेट पिक। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने में अब क्या टाइम ही नहीं है, बिल्कुल कम टाइम है। तो शिक्षा के मूल तत्व का मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप 10 से 15 मिनट में देख लीजिए और ये आपका सारे क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिलेक्टेड है। ठीक है, लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी जिसको इग्नू कहा जाता है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू कहा जाता है वो कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता प्रदान की है। और ये किसने प्रदान की है, तो महात्मा गांधी ने। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा को बहुत ही उस पर जोर दिया था और उन्होंने ही प्राथमिक शिक्षा को बताया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो हमारे देश का जो प्राथमिक शिक्षा होता है वो रीढ़ होता है। तो उस शिक्षा पर महात्मा गांधी जी ने बहुत जोर दिया था और इसीलिए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड ये बहुत ही कथन जो है इंपॉर्टेंट है और ये आता ही रहता है। महात्मा गांधी जी यानी चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता सर्वप्रथम किसने प्रदान की है, तो वो है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो शिक्षा की उत्पत्ति जो है वो शिक्ष धातु से हुई है। धातु मतलब क्या होता है, आप संस्कृत में पढ़े होंगे पट धातु क्या होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ हो गया कि जो हमारी शिक्षा है उसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो वो ये शिक्ष धातु से। ठीक है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुदालियर जिसको माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं। तो ऐसे देखिए इस पे दो तरह का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस पे देख लीजिए अच्छे से और इंपॉर्टेंट लगा भी लीजिएगा। क्योंकि देखिए मुदालियर शिक्षा आ सकता है या फिर माध्यमिक शिक्षा आ सकता है। इस पे दो तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब हुई और मुदालियर आयोग जो है यानी मुदालियर वो किस शिक्षा के लिए, किस स्तर के शिक्षा के लिए है, क्या वो प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए या फिर उच्च स्तर के लिए। अगर इस पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि मुदालियर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 1952 यानी 1952 में हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मुदालियर आयोग का संबंध जो है किस स्तर के शिक्षा से है, तो बोलिएगा माध्यमिक शिक्षा से है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या हो गया कि मुदालियर से रिलेटेड कि मुदालियर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, तो आप बोलेंगे 1952 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मुदालियर आयोग जो है वो किस स्तर के शिक्षा से संबंधित है, तो हो जाएगा प्राथमिक स्तर के शिक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी 1952 के अध्यक्ष कौन थे, तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, जो मुदालियर साहब थे उनका पूरा नाम हो जाएगा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, ये आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जो भी इसमें क्वेश्चन है आप बेहिचक एकदम अच्छे से आंख बंद करके इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। आई होप इसमें से पक्का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा क्योंकि हैंड राइटिंग नोट है, हैंड रिटन नोट है। और इसमें मैंने ऐसा बुक पढ़ा फिर उसमें से लेके मैंने उसको छाँट छाँट के ऐसे करके मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो देश में सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय है वह उसकी स्थापना कहाँ की गई, तो मुंबई में की गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा आयोग की शुरुआत की गई थी, वो कब की गई थी, यानी उच्च शिक्षण संस्थान, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम काम कर रहे थे वो हम स्टार्ट उच्च शिक्षण संस्थान से कर रहे थे और उसके बाद हमको जाना था उससे भी ज़्यादा मजबूत करना था हमारा क्या, प्राथमिक स्तर को। तो हम इसे क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड पूछता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा आयोग की शुरुआत कब की गई थी, तो 1959 में। ठीक है, और ये हमारा हो गया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण, यानी जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है उस आयोग का क्या काम होता है, तो यही काम होता है कि हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका निर्धारण करना, उनका हम कह सकते हैं कि जो कौन सा सिलेबस रखना है, कौन सा सिलेबस नहीं रखना है, कौन सा सिलेबस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे आगे काम आ सकते हैं, तो ये सारा कौन करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
प्राचीन काल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो जो हमारा प्राचीन काल था, यानी जो हमारा प्राचीन काल था उसमें शिक्षा जो है दी जाती थी, किस में? गुरुकुल में। ठीक है, आप सुने भी होंगे नाम गुरुकुल क्या होता है, या फिर गुरुकुल के बारे में तो आप सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है भारत में बनारस संस्कृत, ठीक है, महाविश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो उसने किसने की थी? तो ये थे जॉनथन डंकन। ठीक है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, जॉनथन डंकन। भारत में बनारस संस्कृत महाविश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जॉनथन डंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होना चाहिए, इसके सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? यानी हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है वो बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब प्राथमिक स्तर हमारा शिक्षा प्रदान की जाती थी या शिक्षा की बात की जाती थी, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, वो 5-5 साल के 10-10 साल के हो जाते थे, फिर भी वो क्या करते थे? वो स्कूल में नहीं भेजते थे, या फिर ये लगता था कि उनको स्कूल में भेजेंगे तो उनके क्या लगेगा? बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, इस तरह करके। तो इसका जो बढ़ावा उन्होंने कहा था ना कि ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो होता है, बच्चे क्या होते हैं? देश के भविष्य होते हैं। अगर उनकी जो रीढ़ होती है, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है, अगर वही मजबूत नहीं रहेगा तो फिर हम आगे के जो हमारा उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसको हम स्ट्रॉन्ग करके क्या कर लेंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल निःशुल्क लगेगा, बस आप अपने बच्चों को क्या कीजिए? स्कूल भेजिए। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रम में सबसे पहले जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? गोखले जी ने किया था ना। किसमें किया था? 1911 में किया था। और ये गोखले जी कौन है? आपको पता है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, पॉलिटी जब पढ़ते होंगे या हिस्ट्री जो मिडिल हिस्ट्री पढ़ते होंगे भारत का, तो गोखले जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये गोखले जी कौन थे? ये गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क होना चाहिए, इसका सर्वप्रथम कह सकते हैं प्रयास या शुरुआत किसने किया था? गोखले जी ने किया था। और कब किए थे? 1911 में किए थे। ठीक है, और गोखले जी कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक क्या थे? गुरु थे। यानी राजनीति का सारा पाठ महात्मा गांधी ने किससे सीखा था? गोखले जी से सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए शुरुआत तो कर दिया था किसने? गोखले जी ने। अब ये नियम बना, बहुत साल बाद जो है ये नियम बना, क्योंकि उन्हें शुरुआत उन्होंने 1911 में किया था, लेकिन बाद में चल के यही बन गया कि ठीक है 6 से लेकर 14 तक के जो जितने भी वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी 6 to 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। लेकिन उसको उसको संविधान में शामिल किया गया जब संविधान बना तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान 1911 में नहीं बना था। संविधान क्या है? संविधान 1950 में हमारा कह सकते हैं लागू हुआ था। ठीक है, तो संविधान जब बना तो ये नियम रखा गया कि जो अनुच्छेद 45 है उसमें रखा जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन हमारा आ गया कि मुदालियर आयोग का संबंध किससे? देखिए इसमें मुदालियर आयोग से जितने तरह का क्वेश्चन बन सकता था मैंने लिया है कि मुदालियर आयोग का स्टार्ट कब से हुआ? 1952 में। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हम कह सकते हैं स्वामी जी और इनका मुदालियर आयोग। ठीक है, और कितने स्तर का है? तो ये माध्यमिक स्तर से या माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, मुदालियर आयोग तो एकदम पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? तो जो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नवीन शिक्षा नीति 1986 में प्रसार संबंधी समस्याओं के निर्माण हेतु कार्यक्रम दिए गए। यानी हम कह सकते हैं कि जो नवीन शिक्षा नीति थी जो 1986 में आई थी, उसके प्रसार में समस्याओं का निर्धारण करने हेतु उसमें कितने कार्यक्रम दिए गए थे? तो 16 सूत्री उसमें क्या किए थे? कार्यक्रम प्रदान किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है राधा कृष्ण आयोग का। ठीक है, आपको पता है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राधा कृष्णन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कहा जाता है जो राधा कृष्णन थे उन्होंने क्या किया था? शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो कह सकते हैं उनका कथन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आ सकता है। तो एक बार याद में रख लीजिए, मैंने 2 3 4 इसमें कथन भी रखा है जो कथन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हमारी माध्यमिक शिक्षा और हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है, यह कथन किसका है? तो राधा कृष्ण आयोग का है। ठीक है,
शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान से बाहर निकालकर समाज व समुदाय के साथ जोड़ने का प्रयास किसने किया? ठीक है, तो ये किया था हमारा किसने? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। आपको पता ही है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी ऐसे प्राथमिक स्तर पे शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, हमारा कौन सा भाषा उसमें उपयोग होना चाहिए, कौन सा हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, इस सारा चीज़ हम कह सकते हैं कौन देखता है? हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 देखता है। ठीक है, तो ये आ सकता है कि शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान से बाहर निकाल के, यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, अभी सिर्फ वो परिवार में रह रहा है, परिवार का जो लोग भाषा बोलते हैं, चाहे वो मारवाड़ी बोले, हिंदी बोले, मराठी बोले, गुजराती बोले, कोई भी भाषा बोल रहे हैं, और आप जैसे ही बच्चा स्कूल में जा रहा है आप सीधे उसको अंग्रेजी दूसरे भाषा में सिखा रहे हैं, किसी और भाषा में सिखा रहे हैं, नहीं, तो इससे बच्चे का क्या हो जाएगा? सीख नहीं पाएगा, वो स्कूल जाने से कतराएगा, वो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करेगा। इसीलिए कहा गया है राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार कि जो भी बच्चा हो, जिस क्षेत्रीय भाषा में जहाँ वो रहता है, जो भाषा उसके परिवार के लोग बोलते हैं, उसी भाषा में शिक्षा क्या होनी देनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा शिक्षा है उसको पुस्तकीय ज्ञान से निकाल के जो हमारे आसपास का वातावरण, जीवन होता है, उससे जोड़कर प्रदान करने के लिए शिक्षा देने का सबसे पहले शुरुआत किसने किया था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय कौन से थे? यानी माध्यमिक स्तर पर कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? ठीक है, आपको पता है कि प्राथमिक स्तर पे क्या होता है? पर्यावरण में ही सामाजिक, हिस्ट्री, पॉलिटी सब उसमें एक ही कर दिया जाता है, लेकिन जब हम माध्यमिक स्तर पे आते हैं तो उसको अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो माध्यमिक स्तर पे सब्जेक्ट होते हैं, क्षेत्रीय भाषा होता है, भारतीय भाषा होता है, अंग्रेजी होता है, गणित होता है, विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है। ठीक है, और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें ये क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? रूपरेखा 2005 में किस स्तर से मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा शिक्षा देने को कहा गया है? यानी प्राथमिक स्तर से, यानी रूपरेखा जो पाठ्यचर्या 2005 है उसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें अंग्रेजी भी सिखाई जाएगी, लेकिन वो भी अंग्रेजी कन्वर्ट करके किस में सिखाई जाएगी? जो हमारा क्षेत्रीय भाषा होगा, जो हमारा मातृभाषा होगा, जो बच्चा परिवार में बोलता होगा जिस भाषा को, उसी भाषा में उसको कन्वर्ट करके ईजी बना के उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि वो कोई दूसरा लैंग्वेज सीख रहा है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं घर पे बोलता हूँ वही चीज़ यहाँ स्कूल में भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि वह स्कूल आने से क्या हो? कतराए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विषय सामग्री का स्वरूप, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा, अधिगम के किस प्रकार के तत्व हैं? तो ये सारे क्या है? निर्माण कार्य, यानी जो बच्चे हमारे प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो तुरंत वो प्राथमिक स्तर पे कह सकते हैं हो जाता है, तो उसका कह सकते हैं कि निर्माण करना, जैसे घर का जब निर्माण होता है तो नींव जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह अगर हमें बच्चे को शिक्षा देना है तो सबसे उसका कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जो जड़ होता है वो होता है प्राथमिक स्तर की शिक्षा। और प्राथमिक स्तर की शिक्षा क्या होनी चाहिए? बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। और किस प्रकार से होनी चाहिए? वो बिल्कुल विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए, उसमें परिपक्वता होनी चाहिए, अधिगम की इच्छा होनी चाहिए। अधिगम, ठीक है, सारे तत्व किसके हैं? निर्माणकारी के हैं। ठीक है, भले ही आपको थोड़े से आप देख रहे होंगे कि ये मैंने खुद लिखा है अपने हाथ से, सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किया है, तो प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल आपको समझ में आता है, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे, कोई भी क्वेश्चन मैं कहीं से बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, कहीं भी ये ऐसा नहीं होता है कि मैं बुक ली और उसको उठा के, मैं हमेशा मेरे पास 2-4 बुक है, ठीक है, मैं उसको उठाती हूँ, क्वेश्चन उसमें देखती हूँ, इतना मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से मैं क्वेश्चन ऐसा सेट करती हूँ कि क्वेश्चन आप लोग का उसमें से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1970 में जे जोन ने किस पर अपने शोध अध्ययन द्वारा उल्लेख किया? यानी कक्षा प्रबंधन सिद्धांत में, यानी जे जे जोन बोलिए या जो जोन बोलिए, कहीं कहीं जे जोन भी आता है, कहीं कहीं जो जोन भी आता है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे काम किया था? कक्षा प्रबंधन सिद्धांत। और कक्षा प्रबंधन सिद्धांत आपको पता है कि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए, किसी भी एक संस्था को चलाने के लिए हमारे पास एक कक्षा प्रबंधन सिद्धांत होनी चाहिए कि उस क्लास को किस सिद्धांत पे पढ़ाया जाए, उस क्लास को कौन कौन से कह सकते हैं शिक्षा नीति अपनाई जाए, क्या क्या सामग्री लिया जाए, जिससे कि बच्चे की जो शिक्षा है वो क्या हो? बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कह सकते हैं उस पर ले जाने का जो जोर दिया था, किसने दिया था? जे जोन ने। यानी जे जोन ने ही कहा था कि एक अगर हमें किसी भी
स्तर के बच्चों को पढ़ाना है तो कक्षा प्रबंधन एक सिद्धांत होना ही चाहिए हर संस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी भी शिक्षण संस्थान का स्वर प्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। किसको? शिक्षक को माना जाता है। जाहिर सी बात है, ये तो बताने की कोई बात नहीं है कि किसी भी अगर शिक्षण संस्थान है वहाँ पे सच कह सकते हैं कि सर्व प्रमुख और क्रियात्मक जो हमारा इकाई माना जाता है, किसको माना जाता है? शिक्षक को। अगर शिक्षक ही ना रहे, शिक्षक ही गुणवान ना रहे, शिक्षक ही कह सकते हैं ज्ञानी ना रहे, तो फिर बच्चे को पढ़ाने का क्या है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सबसे प्रमुख किसकी होती है? तो आप सबको पता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक की होती है। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? जेम्स थॉमसन का। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इंडियन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में क्या है, 100 साल हमने अंग्रेजों की गुलामी सही है, तो उन्होंने कोई भी कानून, जो चीज़ उन्होंने बताया, जो चीज़ की शुरुआत की, या फिर जो भी हमारे देश से वो बाहर निकाले, अच्छाइयाँ दी, बुराइयाँ दी, सब कुछ उनके बनाए हुए सिद्धांत पे हमारा सिद्धांत बहुत सारा क्या होता है, मिलता जुलता है। तो हम कह सकते हैं भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक कौन था? जेम्स थॉमसन था। सबसे पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करने किसे माना जाता है? जेम्स थॉमसन को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि छात्रों में बाह्यतम एवं आंतरिक डैश डैश का विकास करना अध्यापक का परम लक्ष्य होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि छात्रों में बाह्यतम और आंतरिक विकास का क्या मतलब, डैश डैश क्या विकास करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो नेक्स्ट हमें क्या होगा, स्वतंत्रता। यानी छात्रों में बाह्यतम और आंतरिक स्वतंत्रता का विकास करना अध्यापक का क्या होना चाहिए, परम लक्ष्य होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि उसके अंदर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर किसी तरह का कोई भय ना हो। ठीक है, आप बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से ऐसे पढ़ाएं बच्चे को कि ऐसा लगे कि वो अपने घर पे है, उस पर किसी तरह का दबाव नहीं हो, बिल्कुल कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी कहने के लिए क्या स्वतंत्र हो। ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र हो। अन्य हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, कक्षा की समस्त गतिविधियों को सुचारू संचालन हेतु आवश्यक होता है। अगर कक्षा की समस्त गतिविधियां है, जैसे कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, कौन सा शिक्षा सामग्री यूज किया जाए, कौन सा हम कह सकते हैं अलग अलग स्तर के सारी चीज़ें हम यूज करें, कौन सा स्टूल यूज करें, कौन सा ये सारी चीज़ें यूज करें कि बच्चे का क्या हो, सुचारू रूप से, वो है कक्षा प्रबंधन। आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए क्या चाहिए, कक्षा प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। कक्षा प्रबंधन अगर ना रहे, एक टाइम टेबल ना रहे, एक पीरियड से ना पढ़ाया जाए, ऐसा थोड़ी ना हमारे स्कूल में होता है कि हम गए और सारे 5 का 5 पीरियड एक ही में मिक्स करके पढ़ा दिया जाता है। नहीं, उसका टाइम टेबल बनाया जाता है कि हाँ घंटी फर्स्ट में ये पढ़ाया जाएगा, घंटी 2 में फर्स्ट ये पढ़ाया जाएगा, जो पीरियड थर्ड आएगा उसमें ये पढ़ाया जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं कक्षा प्रबंधन, कि उसको किस प्रबंध से, किस तरीके से, किस सिद्धांत पर उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो देखिए जो हमारा एजुकेशन शब्द है वो एजुकेयर। ठीक है, एजुकेयर शब्द से क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। एजुकेशन की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के एजुकेयर से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ये कथन किसका है? बिल्कुल ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा, ये किसने किया था? तो ये किया था हर्बर्ट ने। ठीक है, हर्बर्ट आपको पता है कि पंचपदीय प्रणाली इन्होंने दिया था कि कैसे कैसे शिक्षा में होना चाहिए। पंचपदीय प्रणाली पूछे किसने दिया था? तो हर्बर्ट ने दिया था। और हर्बर्ट जो है उनकी सबसे इम्पोर्टेंट कथन है कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही क्या है, शिक्षा। बिल्कुल सही भी बात है। हमारे चरित्र, अगर हमारे चरित्र अच्छा है तो उसमें शिक्षा झलकती है, अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं है तो उसमें शिक्षा बिल्कुल नहीं झलकती है। तो ये हो गया हर्बर्ट। यानी हम कह सकते हैं शिक्षित हैं तो हमारे पास अच्छे क्या है, गुण है, अच्छे विचार है, अच्छा चरित्र है। अगर शिक्षा नहीं है तो ना अच्छा गुण है, ना अच्छा विचार है, ना ही अच्छा चरित्र है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेगारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। देखिए ये कथन बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कभी कभी इतना आधा भी पूछ लेता है कि बालिकाओं के लिए बेगारी के विरुद्ध एक बीमा है, वो बीमा क्या है, मतलब इसके बारे में किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। मैंने यहाँ पूरा कथन लिख दिया है, बिल्कुल जहाँ तक होता है कि सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेगारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा प्लेटो का है। किसका कथन है ये? प्लेटो का। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा किस विद्वान ने वैयक्तिक
उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की है? तो ये किसने की है? रूसो ने। किस विद्वान ने व्यक्तिक उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की है? तो रूसो ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? टीपी नन शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? तो शिक्षा उनको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शिक्षा। आपको पता है ना व्यक्तिगत शिक्षा क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षा ये होता है कि इसका कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखता है। ठीक है, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए? मतलब प्राथमिक कक्षा में ऐसा नहीं होना चाहिए सारे बच्चे को एक ही रूल से सिखा रहे हैं, भले वो बच्चा सीखे ना सीखे में कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें बिल्कुल उनकी व्यक्ति जो विभिन्नता है, वो किस किस जगह से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, वो सारा ध्यान में रह के हमें क्या करना चाहिए? उन्हें पढ़ाना चाहिए। जो बच्चा जिस तरीके से सीखे हमें उसे सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा। ये कथन किसका है? ये कथन है सुकरात का। बिल्कुल, देखिए शिक्षा से रिलेटेड सुकरात हैं, प्लेटो हैं और कह सकते हैं महात्मा गांधी हैं। सुकरात, प्लेटो, महात्मा गांधी, ये जितने लोग हैं, रूसो हो गए, इन लोग का बहुत ही क्या चलता है? इंपॉर्टेंट चलता है। ठीक है, क्या है? सर्वागीण विकास का अर्थ है। तो हमारा जो सर्वागीण विकास है उसका अर्थ क्या होता है? सर्वागीण मतलब क्या समझते हैं? संपूर्ण, मतलब एक बच्चे का संपूर्ण तरीके से विकास हम कैसे कर सकते हैं? उसमें शारीरिक रूप से विकास हो, उसमें भावात्मक रूप से विकास हो, उसमें बौद्धिक रूप से विकास हो, यानी तीनों रूप से विकास हो, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये जो बच्चे का विकास हुआ है सर्वागीण तरीके से, यानी सारे तरीके से हुआ। ये नहीं कि उसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा है और आप उसके बौद्धिक विकास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर बौद्धिक विकास पे ध्यान दे रहे हैं, उसके भावात्मक विकास पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सर्वागीण विकास नहीं कहला जाएगा। सर्वागीण विकास का मतलब ये होता है कि संपूर्ण तरीके से विकास की, उसके हर एक कह सकते हैं कि उसके विकास पे ध्यान देना ही क्या कहलाता है? सर्वागीण विकास कहलाता है। ठीक है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये तो आप लोग बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे और आप लोग बहुत जानते भी होंगे कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? तो एडम्स ने कहा है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये जॉन डेवी ने कहा है। और त्रिमुखी प्रक्रिया को हम कैसे डिनोट करते हैं? त्रिमुखी प्रक्रिया यानी हो गया हमारा, उसमें छात्र होना चाहिए, ठीक है, उसमें अध्यापक होना चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया। और त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। देखिए, द्विमुखी प्रक्रिया पूछे तो किसने दिया था? एडम्स ने दिया था। शिक्षण के द्विमुखी प्रक्रिया किसने दिया? तो एडम्स ने दिया। शिक्षा के यानी शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दिया? तो जॉन डेवी ने दिया। ठीक है, शिक्षा से ही दोनों रिलेटेड है, बस द्विमुखी आए तो एडम्स लगा दीजिएगा, त्रिमुखी आए तो जॉन डेवी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु ने कहा था, और ये कथन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप कह सकते हैं यहाँ ही नहीं, आप यूपी टेट, सी टेट ये सब एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क या मन का निर्माण ही शिक्षा है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिए, देख लीजिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। या कहीं कहीं ये देखने को मिल जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? निर्माण होता है। ये भी किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। तो दो तरीके से इनका कथन आता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का, क्योंकि मन और मस्तिष्क एक ही होता है। तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। आई होप आपको ये सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि इतना फास्ट हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, और बिल्कुल वन लाइनर लाने का मतलब यही है कि आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, और बिल्कुल आप जस्ट देखिए और 10-15 मिनट आप खाना खाते रहिए या कुछ भी करते रहिए, 15 मिनट 10 मिनट में 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिए। आपके सारे क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन है, 30+ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।